हेलो बच्चों, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिस सेट के पार्ट 5 को आज हम सोल्व कर रहे हैं। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझने के बाद, सोल्व करने के बाद आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो गूगल फॉर्म हमारे द्वारा बनाया गया है उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस लिंक के द्वारा आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ ससेप्टेंस। ससेप्टेंस जो होता है वो रिएक्टेंस का उल्टा होता है। डीसी सर्किट में रेजिस्टेंस होता है जो करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, ऐसे ही रिएक्टेंस है प्रतिष्ठंभ जिसे हम कहते हैं। तो ससेप्टेंस रिएक्टेंस का उल्टा है। ससेप्टेंस को हम बी से डिनोट करते हैं, तो बी इज इक्वल टू होता है 1/x, और जो ससेप्टेंस होता है उसका मात्रक होता है साइमन या महो। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है महो, फर्स्ट ऑप्शन एक सही आंसर होगा। सेकंड ऑप्शन दिया है ओम, ओम रेजिस्टेंस का मात्रक होता है, तो बी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है हेनरी, हेनरी इंडक्टेंस का मात्रक होता है। डी ऑप्शन दिया है फैरड, फैरड होता है कैपेसिटेंस का मात्रक, तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टिव कॉइल टेक्स 5 एम्पियर करंट अक्रॉस 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई एट 0.8 पावर फैक्टर। इंडक्टिव कॉइल का प्रतिरोध ज्ञात करना है जहां 240 वोल्ट हमें वोल्टेज दिया है, 5 एम्पियर करंट लेता है और 0.8 पावर फैक्टर पर 50 हर्ट्ज की सप्लाई है। रेजिस्टेंस यदि ज्ञात करना है तो cos फाई इज इक्वल टू होता है R/Z। R रेजिस्टेंस है, Z है इम्पीडेंस, लेकिन हमें Z की वैल्यू नहीं दी गई है, तो V इज इक्वल टू I/Z से हम Z की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। जहाँ हमें वोल्टेज भी दिया है, करंट भी दिया गया है, Z की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो वोल्टेज करंट की वैल्यू रखते हैं हम और Z की वैल्यू निकाल लेते हैं। Z की जो वैल्यू आती है वो आती है 48 ओम। अब cos फाई इज इक्वल टू R/Z हमारा एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में वैल्यू को रखेंगे और रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। cos फाई दिया है 0.8, Z की वैल्यू दी है 48, तो R की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। R की वैल्यू आती है 38.4 ओम। तो ऑप्शन देख लेते हैं। जो ये वॉट दिया है वॉट नहीं है, मिसप्रिंट हुआ है। जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का जो मात्रक आता है वो आता है ओम, तो ये 48 वाट ना होके ओम है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है 48 ओम, गलत होगा। सेकंड मान दिया है 42.5, सेकंड ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन दिया है 38.4 ओम, तो सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। और आपको एक बात बता दूं, जो भारत स्किल ऐप से जो हमारी आंसर की है उसमें इसका आंसर दिया गया 42.5, मतलब बी ऑप्शन एक सही आंसर दिया है, तो वो आंसर गलत है। सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैन बी इंक्रीज इन AC सीरीज सर्किट। जो AC सीरीज सर्किट होता है उसमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। हमारी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है उसका फॉर्मूले से हम समझ सकते हैं। फॉर्मूला होता है FR इज इक्वल टू 1/2 पाई √LC। L जहाँ इंडक्टेंस है, C है कैपेसिटेंस। जहाँ इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। यदि हम इंडक्टेंस की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होगी, यदि कैपेसिटेंस का मान बढ़ाया जाता है तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। और यदि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू को कम किया जाता है तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को हम बढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है इंक्रीज द इंडक्टेंस वैल्यू, इंडक्टेंस वैल्यू को इंक्रीज़ करके। यदि हम इंक्रीज़ करेंगे, इंडक्टेंस वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, लेकिन वो बढ़ाने की बात कर रहा है, तो ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है रिड्यूसिंग द कैपेसिटेंस वैल्यू, कैपेसिटेंस वैल्यू में कमी कर दें तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जा सकता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा कि यदि हम कैपेसिटेंस वैल्यू या इंडक्टेंस वैल्यू में कमी कर देते हैं तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ जाता है, तो बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया इंक्रीजिंग द कैपेसिटेंस वैल्यू, कैपेसिटेंस वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, फिर से वही बात आती है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान कम हो जाएगा, तो सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। क्वेश्चन 5 दिया है, व्हाट इज द मेन कोज फॉर बिलो 0.5 लैगिंग पावर फैक्टर इन 3 फेज सिस्टम। 3 फेज सिस्टम में पावर फैक्टर का 0.5 लैग होने का मुख्य कारण क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ड्यू टू फ्लक्चुएशन ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज में जो फ्लक्चुएशन हो रहा है उसके कारण पावर फैक्टर लैग कर जाता है, ये ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है ट्रू पावर ड्यू टू रेजिस्टिव लोड, रेजिस्टिव लोड के कारण जो ट्रू पावर या एक्टिव पावर होती है उसके कारण पावर फैक्टर 0.5 लैग कर रहा है, ये भी ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि यदि रेजिस्टिव लोड के कारण रिएक्टिव पावर होती है तो पावर फैक्टर 0.5 लैग ना करके वो एक यूनिट हो जाता है, होगा। सी ऑप्शन दिया है रिएक्टिव पावर ड्यू टू मोर इंडक्टिव लोड, इंडक्टिव लोड के कारण जो रिएक्टिव पावर है तब जाके
पावर फैक्टर का मान 0.5 लैग करता है, बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। यदि इंडक्टिव लोड के कारण रिएक्टिव पावर है तो पावर फैक्टर का मान 0.5 लैग कर जाता है। डी ऑप्शन दिया है रिएक्टिव पावर ड्यू टू मोर कैपेसिटिव लोड। यदि कैपेसिटिव लोड अधिक है तो 0.5 लैगिंग ना होके पावर फैक्टर का मान 0.5 लीड कर जाता है। तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। 6th क्वेश्चन है व्हाट इज द करंट इन न्यूट्रल कंडक्टर इन 3 फेज अनबैलेंस्ड लोड इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम। स्टार कनेक्टेड सिस्टम है, उसमें 3 फेज अनबैलेंस लोड है, तो न्यूट्रल कंडक्टर में करंट का मान क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है नो करंट विल फ्लो, बिल्कुल गलत होगा। यदि वो बैलेंस कंडीशन में होता, लोड का मान बैलेंस होता, तो उसमें कोई न्यूट्रल कंडक्टर में कोई धारा फ्लो नहीं होती है, कोई करंट फ्लो नहीं होती है। तो ये ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इन 3 फेजेस। 3 फेजेस में जो करंट का अलजेब्रिक सम है वो न्यूट्रल कंडक्टर में फ्लो होता है, बिल्कुल गलत है। यदि न्यूट्रल कंडक्टर में फेज का सम मतलब तीनों फेज का टोटल करंट फ्लो होने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। तो बी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इन 2 फेजेस ओनली। न्यूट्रल कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो 2 फेजेस का सम होगा, ऐसा भी नहीं है। यदि न्यूट्रल कंडक्टर में ही 2 फेज का टोटल करंट बहने लगे तो फिर उन फेजेस का क्या फ़ायदा है। तो सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है लेसर देन द लोवेस्ट करंट इन एनी वन ऑफ द फेजेस, कि कोई भी फेज़ में जिसमें सबसे कम करंट फ्लो हो रही होगी उससे भी कम मान का करंट न्यूट्रल कंडक्टर से फ्लो होता है यदि लोड अनबैलेंस कंडीशन में है। तो डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। 7th क्वेश्चन है कैलकुलेट द अपरेंट पावर इन केवीए ऑफ 3 फेज 450 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्टार सिस्टम इफ द लाइन करंट इज 16 एम्पियर एट 0.8 पावर फैक्टर। 3 फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम में अपरेंट पावर को ज्ञात करना है, जहां हमें लाइन करंट 16 एम्पियर दी है, पावर फैक्टर की वैल्यू दी है 0.8, वोल्टेज दिया है 415 वोल्ट है। 3 फेज में जो अपरेंट पावर होती है उसका फॉर्मूला होता है √3 इंटू वी और इंटू में आई। तो √3 की वैल्यू होती है 1.732। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुट कर देंगे। वी का मान हमें दिया है 415 वोल्ट, 415 वोल्ट रख देंगे और जो करंट की वैल्यू दी है वो दी है 16 एम्पियर। तो कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा वैल्यू आती है वो आती है 11,500 वोल्ट एम्पियर। लेकिन ये वोल्ट एम्पियर में आई है, हमें जो अपरेंट पावर का मान ज्ञात करना है वो केवीए में ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे 11,500 को 1,000 से भाग दे देंगे तो वैल्यू आती है 11.5 केवीए। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 15.2 केवीए, तो ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है 11.5 केवीए, तो बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। 8th क्वेश्चन व्हाट विल बी द रीडिंग्स ऑफ 2 वॉट मीटर्स इन 3 फेज पावर मेजरमेंट इफ द पावर फैक्टर इज 0। पावर फैक्टर का मान 0 है, 3 फेज पावर मेजरमेंट में जो 2 वाट मीटर कनेक्ट है उनकी रीडिंग क्या होगी। पावर फैक्टर का मान क्या है 0 है, मतलब 0 है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है W1 एंड W2 बोथ आर पॉजिटिव रीडिंग, ये ऑप्शन गलत आंसर होगा। दोनों वोट मीटर सेम रीडिंग देते हैं, या तो धनात्मक पाठ्यांक देंगे दोनों मतलब पॉजिटिव रीडिंग देंगे, या दोनों ही वोट मीटर नेगेटिव रीडिंग देंगे मतलब दोनों सेम रीडिंग दे रहे होंगे। तो पावर फैक्टर जो होता है वो यूनिट होता है, तो ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। वो बात कर रहा है कि पावर फैक्टर 0 है। बी ऑप्शन दिया है W1 इज़ पॉजिटिव एंड W2 इज़ नेगेटिव, कि जो W1 का मान है मतलब एक वोट मीटर का मान वो तो पॉजिटिव आ रहा है और दूसरे वोट मीटर का मान नेगेटिव है। बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। यदि एक वाट मीटर का मान पॉजिटिव और एक का नेगेटिव आता है तो पावर फैक्टर जो होता है वो 0.5 से कम होगा, मतलब 0.5 लैग कर रहा होगा। तो बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है W1 इज इक्वल टू W2 बट विद अपोजिट साइंस, कि W1 और W2 बराबर तो है लेकिन अपोजिट साइन के साथ है, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। यदि पावर फैक्टर 0 है मतलब पावर फैक्टर की वैल्यू 0 है, मतलब दोनों वोट मीटर के मान तो बराबर होंगे, सेम होंगे, लेकिन साइन उनके अलग अलग होंगे, एक नेगेटिव होगा और दूसरा पॉजिटिव होगा। डी ऑप्शन दिया है 0 W1 इज़ पॉजिटिव रीडिंग एंड W2 इज़ नेगेटिव रीडिंग। जो W1 होता है वो 0 पॉजिटिव रीडिंग देता है, W2 नेगेटिव रीडिंग देता है। तो डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। 9th क्वेश्चन व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज फॉर 240 वोल्ट RMS। 240 वोल्ट RMS के लिए वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है VRMS इज इक्वल टू आता है 0.707 V मैक्सिमम। तो VRMS की वैल्यू हमें दी गई है 240 वोल्ट, 0.707 फिक्स वैल्यू है, और V
मैक्सिमम का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। हम इसमें ई मैक्सिमम भी रख देते हैं, ई मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ की बात कर रहे हैं। फॉर्मूले में वैल्यू को पुट किया तो वी मैक्सिमम इज इक्वल टू आता है 240/0.707। तो कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू आती है 339.462 वोल्ट, क्योंकि वोल्टेज का मान ज्ञात करें तो वोल्ट में आएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 240 वोल्ट, गलत होगा। बी ऑप्शन दिया है 415 वोल्ट, गलत है। सी ऑप्शन दिया है 339.5 वोल्ट, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। 11th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर रिएक्टिव पावर इन एन एसी सर्किट। एक एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर के लिए क्या फॉर्मूला होता है। एसी सर्किट में यदि रिएक्टिव पावर का फॉर्मूले की बात कर रहे हैं तो रिएक्टिव पावर के लिए जो फॉर्मूला होता है, रिएक्टिव पावर इज इक्वल टू आता है VI sin थीटा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है PR इज इक्वल टू VI, गलत होगा। बी ऑप्शन दिया है PR इज इक्वल टू √2VI, ये भी गलत है। सी ऑप्शन दिया है PR इज इक्वल्स टू VI cos थीटा, सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है PR इज इक्वल टू VI sin थीटा, डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। 12th क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट R इज इक्वल्स टू 5 ओम, XL इज इक्वल टू 36 ओम एंड XC इज इक्वल टू 24 ओम। सर्किट में इम्पीडेंस को ज्ञात करना है, जहाँ रजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम दी गई है, इंडक्टिव रिएक्टेंस 36 ओम है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दिया है 24 ओम। हमारा फॉर्मूला होता है Z स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देंगे, Z इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 25 प्लस कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आती है 12 स्क्वायर। तो कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा टोटल मान आता है Z इज इक्वल टू इम्पीडेंस का मान आ जाता है 13 ओम। तो ऑप्शन देख लेते हैं। सी ऑप्शन हमें 13 ओम दिया है, तो सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। 13 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फेज डिस्प्लेसमेंट इन अ सिंगल फेज एसी सर्किट। जो सिंगल फेज एसी सर्किट होता है उसमें फेज डिस्प्लेसमेंट या फेज का डिफरेंस क्या होता है। तो सिंगल फेज़ की बात कर रहा है तो फेज़ डिफरेंस, जो फेज़ अंतर आता है वो 90 डिग्री होता है, और यदि वो 3 फेज़ की बात करता तो फेज़ डिफरेंस जो आता है वो 120 डिग्री होता है। तो सिंगल फेज़ की बात कर रहा है, 90 डिग्री आंसर होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 90 डिग्री, तो फर्स्ट ऑप्शन एक सही आंसर होगा। सेकंड ऑप्शन दिया है 120 डिग्री, ये 3 फेज़ में होता है, तो सेकंड ऑप्शन गलत होगा। 14 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम। स्टार कनेक्टेड सिस्टम है और उसमें लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच रिलेशन पूछ रहा है कि इनके बीच क्या रिलेशन होगा। जो स्टार कनेक्टेड सिस्टम होता है उसमें जो लाइन वोल्टेज होती है वो फेज वोल्टेज के √3 गुना होती है, और जो लाइन करंट फेज करंट के इक्वल होती है स्टार कनेक्टेड सिस्टम में। तो अभी वोल्टेज की बात की है तो वोल्टेज हो जाएगी, लाइन वोल्टेज बराबर हो जाएगी फेज वोल्टेज के √3 गुना। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है VL मतलब लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 इंटू फेज वोल्टेज, तो ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा, बाकी ऑप्शन हमारे गलत आंसर होंगे। 15 क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द लाइन करंट ऑफ द 3 फेज 450 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई फॉर द बैलेंस लोड ऑफ 3000 वाट एट 0.8 पावर फैक्टर इज कनेक्टेड इन स्टार। लाइन करंट की गणना करनी है, मतलब लाइन करंट को ज्ञात करना है जहाँ 3000 वाट का बैलेंस लोड है और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, 0.8 पावर फैक्टर के साथ वो जुड़ा है। 3000 वाट जो हमें दिया है वो एक्टिव पावर दी गई है, बैलेंस लोड के साथ 3000 वाट एक्टिव पावर मिल चुकी है। कोस फाई हमें दिया है 0.8 पावर फैक्टर, कोस फाई मतलब पावर फैक्टर की वैल्यू दी है 0.8, एक्टिव पावर दी गई है। तो फॉर्मूला होता है हमारा कोस फाई इज इक्वल टू एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर। अब इससे अपरेंट पावर हमारे पास नहीं है, अपरेंट पावर कैसे फाइंड करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन में 7th क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि अपरेंट पावर इज इक्वल टू होती है √3 इंटू VI। वोल्टेज हमें दिया गया है, करंट की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। अपरेंट पावर की जब वैल्यू रखेंगे √3 का मान रख लेंगे, वोल्टेज का मान रख लेंगे और I फाइंड हो जाएगी। कोस फाई की वैल्यू दी गई है और एक्टिव पावर की वैल्यू भी दी गई है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, कोस फाई इज इक्वल टू एक्टिव पावर अपॉन अपरेंट पावर। कोस फाई का मान दिया है 0.8, एक्टिव पावर की वैल्यू दी है 3000 वाट। अपरेंट पावर का फॉर्मूला रख देंगे √3 इंटू VI, √3 की वैल्यू रख देंगे 1.732, वोल्टेज का मान दिया है 415 और गुणा में I की वैल्यू में ज्ञात करनी है। तो नेक्स्ट I इज इक्वल टू आ जाएगा 3000 बटे 0.8 इंटू में 1.732 और इंटू में 415। तो पूरे कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आती है, करंट का मान आता है 5.217 एम्पियर। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 8.5 एम्पियर, ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है 5.2 एम्पियर, तो बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। 16 क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ द पावर फैक्टर इन अ 3 फेज
पावर मेजरमेंट ऑफ 2 वाट मीटर्स शोइंग इक्वल रीडिंग्स। दोनों वाट मीटर की रीडिंग सेम आ रही है, तो जो 3 फेज़ पावर फैक्टर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। लास्ट 8th क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा है कि जो पावर फैक्टर यदि यूनिट होता है तो दोनों वाट मीटर की जो रीडिंग होती है वो सेम आती है। अब क्वेश्चन में भी यही बोला गया है कि दोनों वाट मीटर की रीडिंग सेम है, तो पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। तो ऑप्शन देख लेते हैं 0। ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है 1, तो बी ऑप्शन एक सही आंसर हो जाता है कि यदि पावर फैक्टर का मान यूनिट है तो दोनों वाट मीटर बराबर रीडिंग मतलब सेम रीडिंग दिखाते हैं। 17 क्वेश्चन, कैलकुलेट द पावर फैक्टर ऑफ कॉइल हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 24 ओम, ड्रा द करंट ऑफ 5 एम्पियर एट 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई। पावर फैक्टर का मान ज्ञात करना है, जहां हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है 24 ओम, करंट दिया है 5 एम्पियर, वोल्टेज दिया है 240 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। पावर फैक्टर को ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है cos phi = R/Z, मतलब रेजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस। अब cos phi ज्ञात करना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें दी गई है पर इम्पीडेंस का मान नहीं दिया गया, तो पहले क्या करेंगे, इम्पीडेंस की वैल्यू निकाल लेंगे V = IZ से। V का मान दिया है, I का मान दिया है, फॉर्मूले में पुट करेंगे, Z की वैल्यू आ जाएगी। Z = हो जाएगा 240/5, तो Z की जो वैल्यू आती है 48 ओम आती है। तो cos phi = R/Z फॉर्मूले में R की वैल्यू पुट कर देंगे, Z की वैल्यू पुट कर देंगे, तो cos phi का जो मान आता है 1/2 आता है, मतलब 0.5। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 0.8, गलत होगा। बी ऑप्शन दिया है 0.6, बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है 0.5, तो सी ऑप्शन हमारा एक सही आंसर आता है। 18 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इम्पीडेंस ऑफ द RLC सीरीज सर्किट इफ़ द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज लेस देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इम्पीडेंस का फॉर्मूला ज्ञात करना है। RLC सीरीज सर्किट है जहां इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस से कम है। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा है, 12th क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि हम XL और XC के बीच में डिफरेंस का साइन रखते हैं, मतलब यदि XL बड़ा होगा तो XC को उसमें से माइनस कर देंगे, और यदि XC मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस बड़ा होता है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस को उसमें से माइनस कर देंगे। तो अभी यही बात आई है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस से छोटा है, मतलब XC माइनस XL कर देंगे, XC माइनस XL का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है Z = अंडर रूट में R² प्लस XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर। तो XC बड़ा है और XL छोटा है, उसने क्वेश्चन में ये बता दिया है। तो क्या करेंगे, Z = आ जाएगा अंडर रूट में R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है Z = R² प्लस अंडर रूट में XL का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला ही गलत है, तो ये ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है Z = अंडर रूट में R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये सही है, पर उसने क्वेश्चन में बोला है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस से कम है, तो कम है तो XL में से XC कैसे माइनस कर देंगे, तो ये ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है Z = अंडर रूट में R² प्लस XL का स्क्वायर माइनस XC होल स्क्वायर, तो सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है Z = अंडर रूट में R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन एक सही आंसर हो जाएगा। 19 क्वेश्चन, कैलकुलेट द पावर फैक्टर ऑफ RLC सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस = 15 वाट ना हो गए, ओम है, 15 ओम, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस X = 20 ओम, कनेक्टेड अक्रॉस 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई। पावर फैक्टर को ज्ञात करना है, RLC सर्किट है उसमें पावर फैक्टर को ज्ञात करना है, जहां हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू 15 ओम दी है और रिजल्टेंट रिएक्टेंस हमें दे दिया है, मतलब XL माइनस XC का वैल्यू हमें दे दी है, क्योंकि उसने रिजल्टेंट रिएक्टेंस की बात की है, अलग अलग रिएक्टेंस की वैल्यू नहीं दी है। रिजल्टेंट मतलब टोटल रिएक्टेंस की वैल्यू दे दी है 20 ओम और 240 वोल्ट वोल्टेज दिया है। तो फॉर्मूला क्या होता है पावर फैक्टर को ज्ञात करने का, cos phi = R/Z। अब R की वैल्यू तो दी है पर Z की वैल्यू नहीं दी गई है, तो हम पहले Z को फाइंड कर लेंगे, मतलब इम्पीडेंस को ज्ञात कर लेंगे। इम्पीडेंस के लिए फॉर्मूला होता है Z = अभी हमने पढ़ा भी है, लास्ट क्वेश्चन में ही पढ़ा है, Z = होता है अंडर रूट में R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। Z = हो जाएगा, R की वैल्यू रख देंगे 15 का स्क्वायर प्लस रिजल्टेंट रिएक्टेंस दिया है 20, मतलब 20 का स्क्वायर। कैलकुलेशन करने के बाद Z की वैल्यू आती है 25 ओम। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का फॉर्मूला है cos phi = R/Z। R की वैल्यू दी है हमें 15 ओम,
Z की वैल्यू दी है 25 ओम, तो 15/25 रख देंगे तो हमारा जो कैलकुलेशन करने के बाद मान आता है 0.6 आता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 0.5, ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है 0.6, तो बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। 20 क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द वैल्यू एडमिटेंस ऑफ द RLC पैरेलल सर्किट कनेक्टेड अक्रॉस 240 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज AC सप्लाई एंड 8 एम्पियर करंट इज पास थ्रू इट। RLC पैरेलल सर्किट में एडमिटेंस की वैल्यू को ज्ञात करना है, जहां करंट की वैल्यू 8 एम्पियर दिया गया है, वोल्टेज का मान है 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज AC सप्लाई है। एडमिटेंस रिएक्टेंस का उल्टा होता है। यहाँ हमें वोल्टेज और करंट दिया है। अब ससेप्टेंस जो होता है वो रिएक्टेंस का उल्टा होता है, मतलब B = 1/x। तो हमें रिएक्टेंस की वैल्यू चाहिए होगी। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। कंडक्टेंस को G से डिनोट करते हैं। G = आता है 1/R। तो हम यहाँ से R की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें वोल्टेज भी दिया गया है और करंट भी दिया गया है। तो R की वैल्यू आ जाएगी V/I। R = V/I, मतलब 240/8। तो R की वैल्यू आती है 30 ओम। तो इससे कंडक्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे। G = आता है 1/R, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1/30। अब 30 से 1 को डिवाइड करते हैं तो 0.033 महो हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 3.33 महो, एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है 0.33 महो, बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है 0.033 महो, एक सही आंसर है। सी ऑप्शन हमारा एक सही आंसर हो जाएगा। 21st क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द लाइन करंट ऑफ दिस सिंगल फेज RC पैरेलल सर्किट। सिंगल फेज RC पैरेलल सर्किट है, उसमें लाइन करंट को ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है। एक डायग्राम भी हमें दिखाया है। सिंगल फेज है और RC पैरेलल सर्किट है, जिसमें लाइन करंट की वैल्यू को फाइंड करना है। लाइन करंट का जो फॉर्मूला होता है √, में रेजिस्टिव करंट का स्क्वायर माइनस कैपेसिटिव करंट का स्क्वायर। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है IL = IR - IC, गलत होगा। बी ऑप्शन दिया है IL = IR + IC, बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है IL = IR का स्क्वायर माइनस IC का स्क्वायर, गलत होगा क्योंकि इसमें √ नहीं दिया है। तो डी ऑप्शन है IL = होता है √ में IR² माइनस IC का स्क्वायर, तो डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। 22 क्वेश्चन, हाउ द लो पावर फैक्टर कैन बी इम्प्रूव इन AC सर्किट। AC सर्किट जो होते हैं उनमें लो पावर फैक्टर को कैसे सुधारा जा सकता है। यदि पावर फैक्टर लो होता है और हम उसके पैरेलल में कैपेसिटर को कनेक्ट कर दें तो पावर फैक्टर को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन दिया है बाय कनेक्टिंग रजिस्टर्स इन सीरीज़, सीरीज़ में रजिस्टर को जोड़कर। ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। सीरीज़ में यदि रजिस्टर को जोड़ दिया है तो उसका पावर फैक्टर जो होता है वो यूनिट हो जाता है, तो ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है बाय कनेक्टिंग कैपेसिटर्स इन सीरीज़, सीरीज़ में यदि कैपेसिटर को जोड़ दें तो पावर फैक्टर का मान इम्प्रूव ना होने के बजाय और कम हो जाएगा, तो बी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है बाय कनेक्टिंग इंडक्टर्स इन सीरीज़, सी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है बाय कनेक्टिंग कैपेसिटर्स इन पैरेलल, पैरेलल में कैपेसिटर्स को कनेक्ट करके पावर फैक्टर को इम्प्रूव किया जा सकता है, तो 22 का डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। 24 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द लाइन करंट एंड फेज करंट इन डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम है, उसमें लाइन करंट और फेज करंट के बीच क्या रिलेशन होता है। तो जो डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम होता है उसमें लाइन करंट फेज करंट के √3 गुना होती है और फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर आती है डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में। तो एक लाइन करंट और फेज करंट की बात कर रहा है, तो जो लाइन करंट होगी वो फेज करंट के √3 गुना हो जाएगी। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है IL = IP, मतलब लाइन करंट फेज करंट के बराबर है, गलत होगा। लाइन करंट फेज करंट के बराबर स्टार कनेक्टेड में होती है, तो ये ऑप्शन एक गलत होगा। बी ऑप्शन दिया है IL = 3IP, मतलब लाइन करंट फेज करंट के 3 गुना होती है, बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया है लाइन करंट = √3IP, मतलब फेज करंट, लाइन करंट जो है वो फेज करंट के √3 गुना होती है, तो सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर हो जाएगा। 25th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फेज सीक्वेंस मीटर। फेज सीक्वेंस मीटर का पर्पस क्या है। 3 फेज सिस्टम में फेज सीक्वेंस में है या नहीं है, या करेक्ट फेज सीक्वेंस को बताता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट दिया टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ 3 फेज मोटर, ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया टू प्रोटेक्ट मोटर अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, बी ऑप्शन भी एक गलत आंसर होगा। सी ऑप्शन दिया टू इंडिकेट द इनकरेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ 3 फेज, सी ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। इनकरेक्ट फेज सीक्वेंस को नहीं बताता है, करेक्ट फेज सीक्वेंस को बताता है। डी ऑप्शन दिया है टू इंश्योर द करेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ 3 फेज सिस्टम, 3 फेज सिस्टम में करेक्ट फेज सीक्वेंस को बताता है, तो 25 क्वेश्चन का डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा।